हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर एस का सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओपीएस का मुद्दा फिर गूंजा लोकसभा में। जी हाँ दोस्तों, कल की डेट में यूपीएस को लेकर काफ़ी सारे सवाल जवाब हुए थे कि 1.22 लाख लोगों ने अभी तक यहाँ पे यूपीएस को ऑप्ट किया और भी कई सारी चीज़ों पे सवाल किए गए थे। और उसके बाद में ओपीएस का मुद्दा भी जो लोकसभा में गूंजा है, ओपीएस को लेकर भी कई सारे सवाल जवाब यहाँ पे हुए। कर्मचारियों का जो अंशदान है उसको वापस करने के लेकर बात चली है। और जिन राज्यों में ओपीएस लागू हुआ उनका क्या होगा, जैसे कि कई सारे राज्य हैं, आपके राजस्थान है और भी कई सारे राज्य हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने ओपीएस लागू कर दिया था, लेकिन जो फंड कटा हुआ था एनपीएस का उसको यहाँ पे रिटर्न नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई कि लोग ओपीएस में ही रहेंगे या फिर वापस उनको एनपीएस में डाल दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सवाल जवाब है। और ओपीएस पर सवाल उठाने के लिए जो भी सांसद महोदय उनका धन्यवाद। एडसीपीसी के टीओआर में ओपीएस भी जो है लागू करने की बड़ी डिमांड उठी हुई है। तो क्या ये चीज़ें लागू हो पाएगी, इन सब के रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल जवाब हैं, उनको देख लेते हैं वन बाय करके। देखिए दोस्तों, 15 दिसंबर 2025 को यानी कल की डेट में यहाँ पे लोकसभा में सवाल था 2308 नंबर का। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू करने को लेकर था। ये सभी यहाँ पे सांसद महोदय थे, इन्होंने वित्त मंत्री से सवाल किया था। काफ़ी सारे सवाल है, आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में जो आपको ये लेटर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके आप और डिटेल्स इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं हिंदी वाला आपको दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा समझने में अपने को आसानी होगी। देखिए यहाँ पे ये आपका 2308 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे ये सारे जो है सांसद महोदय और वित्त मंत्री से पूछा है कि क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना ओपीएस कार्यान्वित करने यानी लागू करने का विचार है, और यदि हाँ तो इसकी समय सीमा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। यानी ओपीएस सरकार की मंशा है क्या ओपीएस लागू करने की। अगर लागू करना है, लागू करने जा रही है सरकार, तो कितने टाइम में कर देगी। और नहीं करने जा रही है ओपीएस को लागू, तो इसका क्या कुछ कारण है कि ओपीएस को लागू आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दागा गया है सांसद महोदय के द्वारा। और देखिए इसका जो सवाल है, इसका जो जवाब है, वित्त मंत्रालय में जो राज्य मंत्री है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, उनकी तरफ से दिया गया है। कहा है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस तथा एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो थी यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव जो है सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। कहने का मतलब सरकार इसके ऊपर कोई भी विचार नहीं कर रही है और ओपीएस को लागू करने को लेकर सरकार के अंतर्गत कोई भी ऐसी चीजें नहीं चल रही है। तो एक तरीके से ये बहुत निराशाजनक या यू टर्न लेने वाली बात रहेगी कि ओपीएस को यहाँ पे फिर से सरकार ने एकदम सिरे से नकार दिया कि हम ओपीएस को लागू नहीं करने जा रहे हैं, और यूपीएस को सिरे से नकार के कर्मचारियों ने साबित कर दिया कि ओपीएस से अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी पे अभी तक राट छिड़ी हुई है। कर्मचारी पेंशन वर्ग जो है यहाँ पे इसी बात पे डटे हुए कि हमारे लिए ओपीएस लागू किया जाए। अब देखिए सेकंड जो सवाल है उसमें लिखा है कि क्या कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की है, और यदि हाँ तो केंद्र के पास जमा की गई निधि को राज्य सरकार को वापस करने की प्रक्रिया क्या है, और जिन राज्यों में ओपीएस लागू है उनके द्वारा जमा की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है। यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ओपीएस को लागू कर दिया था, ओपीएस की बहाली कर दी थी। और ऐसे में जो एनपीएस का पहले जो पैसा कटा है कर्मचारियों का, तो उसका ब्यौरा यहाँ पे मांगा गया है। तो देखिए उसको लेकर क्या जवाब दिया है पंकज चौधरी जी ने। सेकंड सवाल है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पुनः आरंभ करने के लिए अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी और आहार विनिमय 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के और अन्य सुसंगत विनिमय के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके माध्यम से अभिदाताओं की संचित राशि जैसे सरकारी अंशदान एनपीएस में कर्मचारियों के अंशदान के साथ में उपार्जन को वापस कर दिया जा सकता है और राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट मना कर दिया गया है, अगर पीएफआरडी के द्वारा जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे ओपीएस लागू की है उनको वापस रिलीज नहीं किया जाएगा, तो जहाँ पे ओपीएस लागू की है उन पे एक तरीके से असमंजस वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि कर्मचारियों का जो पैसा काटा होता है एनपीएस का, जो भी यहाँ पे अंशदान था, जो भी उनका रिटर्न बना, वो यहाँ पे देने से स्पष्ट मना किया जा रहा है। और इसके लिए इनका कहना है कि इस नियम के तहत हम यहाँ पे ये फंड पीएफआरडीए आपको नहीं देगा, स्टेट्स को नहीं देगा जहाँ पे भी ओपीएस लागू
की गई है इस विनिमय या इन नियमों के आधार पर। तो इन्होंने मना कर दिया है कि हम ये पैसा, और यही एक बड़ी दुविधा बनी हुई है, ये पैसा जब तक रिटर्न नहीं होगा तब तक जो स्टेट में ओपीएस को आप पूरी तरीके से लागू नहीं मान सकते। अब आगे देखिए, अगला सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यूपीएस पेंशन प्रणाली में कोई विसंगतियां हैं, और यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है, और क्या यह सच है कि कर्मचारियों की सेवा के दौरान उनके वेतन से काटा गया अंशदान उन्हें सेवानिवृत्ति के समय वापस नहीं किया जाएगा। देखिए, यूपीएस के अंदर एक बड़ा सवाल था कि यूपीएस के अंदर आप ओनली पेंशन दे रहे हो अंतिम 12 महीनों की 50% एवरेज करके, और आपका जो पैसा कट रहा है पूरी जिंदगी भर कर्मचारी का बेसिक प्लस डीए का 10% के हिसाब से, वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। ऐसा यहाँ से पूछा गया है सरकार से कि क्या ऐसा है कि आप कर्मचारी को कुछ भी पैसा नहीं दोगे जो उसका अंशदान कट रहा है। तो उसके सवाल के जवाब में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की गई है यूपीएस को लेकर। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। देखिए, निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के कारण यूपीएस कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए लागू योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के नियमित और समय पर संचय तथा निवेश पर निर्भर करता है। यानी जिसका जितना पैसा कटेगा उसके हिसाब से उसकी पेंशन बनेगी, या यूं कहें कि जिसका जितना अधिक बेसिक होगा, जितनी लंबी सर्विस होगी, जितनी अच्छी सर्विस होगी, उनका उस हिसाब से पेंशन बनेगी। क्योंकि अंतिम जो 12 महीने हुआ उसकी एवरेज जो सैलरी रहेगी उनके 50% आपको पेंशन देने की बात की जा रही थी। यूपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के समय अभिदाता नीचे दिए गए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। अब देखिए कौन कौन से लाभ आपको यूपीएस में मिल रहे थे, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे कर्मचारियों ने इसको सिरे से नकार दिया। 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा यहाँ पे मांगी गई थी, है ना। इसके बाद में अधिवर्षीयता पहले पिछले 12 महीनों में आहरित और औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। ये भुगतान न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक के लिए अनुपातिक होगा। यानी 25 साल, तो इसमें कंडीशन थी कि अगर 25 साल आप सर्विस करते हो तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी जितनी भी आपकी बन रही है। और 25 साल से अगर लेके कम से लेकर 10 साल तक अगर आपकी सर्विस है, किसी 15 साल है, आपकी किसी 20 साल है, तो उसको आनुपातिक रूप से उसको पेंशन बनेगी। यानी कि उसका पूरा पेंशन जो है 50% नहीं मिलेगी, आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी उसके निधन के ठीक पहले कर्मचारी को स्वीकार्य भुगतान के 60% की दर से सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान होता था। अगर यहाँ पे स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उसको 60% की दर से सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा। और बच्चों के मामले में ऐसा कल जो लेटर जारी किया था सवाल जवाब होते उसमें बच्चों को कोई भी लाभ, ये 60% वाला जो लाभ है ये नहीं मिलेगा, उसमें स्पष्ट मेंशन था। आगे लिखा, न्यूनतम 10 वर्ष की अहरक सेवा के लिए आपको 10,000 रुपये न्यूनतम भुगतान रहेगा। यानी किसी ने 10 साल की सेवा की और फिर जो सेवा से या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है कुछ भी, तो उसको न्यूनतम पेंशन यहाँ पे 10,000 रुपये मिलेगी। आगे लिखा है, सुनिश्चित भुगतान पर, सुनिश्चित परिवार भुगतान पर और सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान पर मुद्रास्फीति सूचकांक सेवारत कर्मचारी के मामले में महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक पर आधारित होगा। यानी यहाँ पे डीए और डीआर भी देने की बात चल रही है कि हम यूपीएस में जो पेंशन मिलती है उस पर डीए महंगाई भत्ता जो है वो भी आपको देते। सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने की सेवानिवृत्ति की तारीख को मासिक प्रतिलिपि मूल पर दिएगा 1/10 की दर से ग्रेजुटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान। ये भुगतान सुनिश्चित पे आउट की मात्रा को कम नहीं करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे ये आप कैलकुलेशन करके देखना, मूल वेतन जो लास्ट का आपका जो मूल वेतन रहेगा प्लस डीए उसके 1/10 की दर से ग्रेजुटी के अलावा, यानी यहाँ पे सेवानिवृत्ति तारीख को मासिक प्रतिलिपि यानी 1 महीने में आपको इतना मिलेगा, उसको आपको जोड़ के देखेंगे तो आपका जो पे आउट है बहुत ही कम मिलेगा। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आपकी जो पेंशन रहेगी उस पर किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा। कहने का इतनी सी ग्रेजुटी आपको मिलेगी जो कि कुछ एक लाखों में आपको ये देखने को मिलेगी। तो सीधा सीधा यही कि आपका जो पैसा है बेसिक और डीए का 10% जो कट रहा है वो आपको यूपीएस में नहीं मिलेगा। और अगर आप लेते हो तो आपको 60% तक मिल तो जाएगा, लेकिन उस हिसाब से आपकी जो पेंशन है उसको कम कर दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे आगे लिखी हुई है। तो यूपीएस में जो ग्रेजुटी बन रही थी वो तो आपको समझ में आई होगी कि आपका मूल वेतन और डीए जो है उसका 1/10 निकालेंगे। किसी का मान लो कि 50,000 मूल वेतन है और 25,000 का डीए है तो 75,000 होगा। 75,000 में यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपके 7,500 रुपये। यानी 6 महीने की सर्विस पे आपको 7,500 मिलेगा। अब मान लो आपने 30 साल की सर्विस कर ली तो 6 महीने के आपके 60 पीरियड हो गए, तो 6 इसको 7,500 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना सा पेमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेजुटी के रूप में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है, एक बार पे आउट शुरू होने के बाद में कर्मचारी की सेवा के दौरान उनके मूल वेतन से काटे गए इंसान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि यूपीएस देखिए यहाँ पे स्पष्ट मना कर दिया कि आपका जो पैसा कट रहा है वो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पेंशन लेते रहो आराम से, और पूरी जिंदगी जो आपका पैसा कटा है, जो करोड़ों का आपका कोर्स इकट्ठा हो गया वो सरकार अपने अंडर में रखेगी, वो उसमें से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ पेंशन लेते रहिए। हालांकि यूपीएस से अभिदाता या कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी जैसा भी मामला हो के पास यूपीएस से जुड़े पीएनएन में उपलब्ध अधिवर्षीयता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मूल नियम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख के व्यक्तिगत कोर्स से बेंचमार्क कोर्स जो भी कम हो के 60% से अनधिक यानी 60% तक जो धनराशि निकालने का विकल्प होगा, बशर्ते ऐसे यूपीएस अभिदाता को देय सुनिश्चित भुगतान अनुपातिक कमी की जाएगी। यानी आप
पैसा अगर निकाल लोगे 60% तो फिर आपकी पेंशन जो है अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यूपीएस में आपका जो पैसा कट रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, पेंशन आप लेते रहिएगा। अगर आप पैसा ले लेते हो तो फिर पेंशन आपके हिसाब से कम हो जाएगी। तो इसी मोटा कारण था, इसको यहाँ पे सिरे से नकार दिया गया। ओपीएस की लगातार डिमांड बनी हुई है और बराबर जो है इसका विचार लोकसभा राज्यसभा में उठते आ रहे हैं। कर्मचारी संगठन भी इसी बात पर डटे हुए हैं कि हमारे को ओपीएस ही चाहिए। तो यहाँ पे अभी भी उम्मीद बाकी है ओपीएस लागू होने की, और 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में भी इस चीज़ को लागू करने की यहाँ पे मांग की जा रही है। हालांकि सरकार एक तरीके से यहाँ पे अभी तक कोई भी विचार नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ ओपीएस को लेकर जो है यहाँ पे नहीं सुन रही है, और इसका जो विकल्प लेकर आए थे यूपीएस वो पूरी तरीके से फेल हो गया। तो यही एक अच्छी खबर कह सकते हैं कि ओपीएस की अभी भी उम्मीद अपने पास में बची हुई है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।